आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमकार नाथ सर, जिनसे मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और आज हम स्पेसिफिकली जीएस 5 और 6 यूपी पीसीएस के सब्जेक्ट्स पे कुछ बात करेंगे। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे जो कि मैं लिख के लाई हूँ और मुझे आपसे उनके जवाब चाहिए। थैंक्स प्रतिमा। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने 3 साल से काफ़ी परिश्रम किया है और बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की है। मुझे खुशी होगी कि किताब को पढ़ने के बाद तुमने बहुत कुछ चीज़ें जो चल रही हैं आज के टाइम ड्यूरेशंस में, वो पूछना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछो, कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूँ। जी सर। बच्चों के सेलेक्ट ना होने का कारण, रिजल्ट का ट्रेंड क्या कहता है? आखिर गलतियाँ कहाँ होती हैं? यूपी पीसीएस या आईएएस से कैसे अलग है? हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? एक साथ इतने क्वेश्चन, हालाँकि ये तुम्हारे प्रश्न जो सबसे है ना, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। जो प्रॉब्लम आती है यूपी पीसीएस में और आईएएस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि बच्चों को यही नहीं पता रहता है पढ़ना क्या है। बच्चे सिर्फ़ बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। 90% वो अनरिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो एक तो पहली गलती यहाँ पे ये हो जाती है। फिर वो पढ़ते रहते हैं। एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, उस थॉट्स पे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और सबसे अंतिम बात, उस चीज़ को लिखना कैसे है। कई बार होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वो लिखाते हैं जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए। तो ये जो गलतियाँ हैं, खासकर हिंदी बेल्ट के बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं कि अनरिलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होना और उनका जो लैंग्वेज है ना, वो एक ऑपोजिशन के लीडर, एक जर्नलिस्ट, एक एनालिस्ट या एक राइटर की हो जाती है। वो एक ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्विसेज अप्रोच वाले स्टूडेंट्स की नहीं होती है, जो कि होनी चाहिए। तो सक्सेस न मिलने के पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आंसर राइटिंग या उत्तर कैसे लिखें, इस चीज़ के बारे में जानकारी सही ना होना। सर आंसर राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए हम क्या करें? देखो, आंसर राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए कोई एक दिन का ये काम नहीं है। पहले कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, जैसे आज सब जगह न्यूज़ में है, ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ मिलके बातचीत कर रहे हैं और रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए कुछ हो रहा है। अब इस पूरे इंसिडेंट को देखना है। इस पूरे इंसिडेंट को देखोगे तो लगेगा कि अमेरिका विलेन है। पहले तो उसने लड़ाई करवाया, उसके बाद जब उसका खर्चा बढ़ने लगा, तब उसने वो पीछे से समझौते करके ज़ेलेंस्की को विलेन बनाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ज़ेलेंस्की के विरुद्ध है और उसी तरह यूरोप के कई सारे देश ज़ेलेंस्की के साथ है और ज़ेलेंस्की खुद एक डमी कैंडिडेट है। इसके पहले जो वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुख थे, उनके विरुद्ध मूवमेंट हुआ, वो भाग गए और एक कॉमेडियन को बैठा दिया गया। एक तो ये घटना हो गई। दूसरा, कैग की रिपोर्ट आई है, दिल्ली के गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ देखो क्या हो रहा है। पार्लियामेंट का सेशंस हो रहा है, वक्फ कानून के ऊपर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो इन सारे इंसिडेंट के ऊपर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। क्या तुम लिख सकते हो कि अमेरिका ने डीप स्टेट पॉलिसी के तहत ज़ेलेंस्की को खड़ा किया? नहीं लिख सकते। क्या ये भी लिख सकते हो कि यूरोप के देश पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहे हैं? नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरह वक्फ कानून, क्या ये लिख सकते हो कि वक्फ कानून के आड़ में जितने भी हैं ज़मीनें कब्ज़ाई जा रही हैं? नहीं लिख सकते हो। तो फिर आप लिखोगे क्या? रियलिटी कुछ अलग होती है, थॉट्स अलग डेवलप करना है और सबसे बड़ी बात उसको लिखना कैसे, यही सारी स्मार्टनेस है। तो इसी चीज़ को धीरे-धीरे डेवलप करना पड़ेगा, तुम्हें 6 मंथ लगेंगे, हर चीज़ को समझने में, उसके बारे में फैक्ट्स जानने में, एनालिसिस करने में और फिर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको लिखने में। तो आंसर राइटिंग प्रोसेस या उत्तर कैसे लिखें, कोई एक दिन में जीएस का कंटेंट नहीं है कि पॉलिटी में प्रेसिडेंट है, हम पढ़ लें और जाके लिखें, नहीं, ऐसे प्रश्न अब आते भी नहीं हैं। ये एग्ज़ाम टोटली किसी स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, थॉट्स क्लियर नहीं है और तुम्हें एक फिक्स वर्ड लिमिट में लिखने नहीं आता है, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यही कारण है कि 2-2 पंचवर्षीय योजना बच्चों के गुज़र जाते हैं, उनको अपने एरर का पता ही नहीं लगता। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये बुक दूसरे सभी स्टूडेंट्स को क्यों पढ़नी चाहिए? तुमने पढ़ा है? जब पढ़ा है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? एनीवे देखो, बुक्स बहुत सारे होते हैं। मैं पब्लिशर्स का नाम भी ले रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशंस के आए, यूथ कंपटीशन टाइम्स का आया, पीडब्ल्यू वालों ने निकाला, सबने बुक्स निकाला, कंटेंट निकाला। बट तुमने पढ़ा है, तुम ये जानते हो कि ये बुक नहीं है, ये उस कंटेंट को यूटिलाइज़ कैसे करें, ये सिर्फ़ उसके ऊपर फ़ोकस है। सारे टॉपिक्स, चाहे वो 125 वर्ड्स में हो या 200 वर्ड्स में, वो एक टीचर ही तुम्हें बता सकता है कि पर्टिकुलरली किसी टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे। इस बुक में एकदम टू द पॉइंट मैटर है,
पहली बात। दूसरा, सारे कंटेंट वर्ड लिमिट में, और इन सारे कंटेंट का प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्यू एंड ए, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में किया गया है, जैसे सवाल बन सकते हैं। तुमने पढ़ा है, 3 साल से तुमने इसके टॉपिक्स को, एक एक चीज को लिखा भी है, तो मैंने सोचा कि भाई इतने सारे बुक्स में बच्चे इतनी इतनी मोटी बुक्स को पढ़ के जो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, उनको उतनी ही चीजें दो जितना एग्जाम में रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रयागराज में कुंभ हुआ, उसमें 12 पॉइंट अगर बच्चे को पता लग जाए कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ प्रयागराज, वो एनफ है। उसको पूरे कुंभ की सारी दास्तानें से कोई मतलब नहीं है। और बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, नीले आंखें वाली लड़की, आईआईटी बाबा, तो ये तो वो। तो जो रिलेवेंट है किसी भी टॉपिक से, वो किसी अन्य बुक में नहीं है। बुक्स में इंफॉर्मेशन है, बुक्स में कंटेंट है, लेकिन इस बुक्स में सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट है। सारे टॉपिक्स क्यू एंड ए मोड में है, और उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितना तुम्हारी जरूरत है। एक शब्द भी अनरिलेवेंट चीजें इसमें शामिल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जब तुमने पढ़ा तो इसको मैंने बुक के फॉर्म में रख दिया, सारे बच्चे पढ़ेंगे, इट में भी उनको भी टू द पॉइंट चीजें समझ में आए। जीएस 5 पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये तो बड़ा सवाल है। GS5 तुमने अगर सिलेबस देखा होगा तो GS5 में पूरा का पूरा हिस्ट्री है, कल्चर है, वो सारे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। अब देखो, यूपीपीसीएस ने या यूपीपीएससी ने सिर्फ टॉपिक को डिफाइन किया, उसके अंदर क्या आएगा ये तो नहीं बताया ना। अब हिस्ट्री है। अब इंडिया की हिस्ट्री कब से शुरू होती है? प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल से, और मोदी जी तक पूरा का पूरा हिस्ट्री है। कल्चरल एस्पेक्ट्स में प्री हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक चल रहा है, मधुबनी कला वगैरह तक, अभी तक लगातार। अब जैसे जैसे भारत के इतिहास में जो जो मेजर रोल है, वो रोल यूपी कहाँ है उसमें, मतलब इंडस वैली में यूपी कहाँ है, वैदिक कल्चर में यूपी कहाँ है, मौर्य एम्पायर के इंपॉर्टेंस प्रदान करने में यूपी कहाँ है, मौर्योत्तर काल के जितने भी एक्टिविटीज हुए हैं उसमें यूपी का क्या असर पड़ा, ये सारनाथ, ये उसके बाद से अवध, ठीक है, उसी तरह आपका प्रयागराज, उसी तरह कौशाम्बी कला, ये जो कला संस्कृति का है वो कैसे डेवलप हुआ। गुप्त एरा को कल्चरल पीरियड का गोल्डन एरा कहा जाता है, उसमें यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक उसी तरह बात सल्तनत पीरियड की हो या मुगल पीरियड की हो, उसमें यूपी का रोल क्या है। अकबर महान था, अकबर की महानता में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है। शाहजहां का टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उसमें यूपी कहाँ दिख रहा है। ठीक उसी तरह मुगल एम्पायर के डिक्लाइन या पतन में यूपी का क्या रोल है। 1857 का गदर हुआ, उसमें यूपी, इनफैक्ट अवध का ही पूरा गदर है। लक्ष्मीबाई की महानता को आगे लाने में यूपी की क्या भूमिका है, या फिर नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, क्रांतिकारी हो गए, गांधीवादी हो गए, इनफैक्ट पाकिस्तान मूवमेंट। कहने का मतलब है इंडियन हिस्ट्री का कोई भी ऐसा पार्ट जो नेशनल लेवल के लिटरेचर में, नेशनल लेवल के हिस्ट्री में इन्वॉल्व है, उसमें यूपी का रोल सवाल यहाँ से। और ये यहीं तक नहीं है, इंडिपेंडेंट के बाद से गोविंद बल्लभ पंत, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, इस तरह के चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और योगी आदित्यनाथ। ठीक उसी तरह राम मंदिर आंदोलन हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ है कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के जितने सारे इंसिडेंट हैं, उन सब में यूपी कहाँ है, उन सबको यूपी ने कैसे इफेक्टेड किया, इस सब का एक तो कंटेंट होना चाहिए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और उसको वर्ड लिमिट में लिखने की प्रैक्टिस। इतने सारे एंगल्स होते हैं जो मुझे लगता है शायद किसी किताब में यही चीज जो मैंने क्लास में आप लोगों को बताई है, बस उसको यहाँ पे टाइप करा के बुक के फॉर्म में इंट्रोड्यूस। सबसे पहले जीएस 5 को ही लेते हैं। टॉपिक है हिस्ट्री के यूपी आर्ट एंड कल्चर। हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए? जो तुमने इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है, उसी तरह यूपी का आर्ट एंड कल्चर, यूपी गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको देखो। अवध की कला, ठीक है, वाराणसी का इम्पोर्टेंस, कन्नौज का इम्पोर्टेंस, प्रयाग का महाकुंभ, ये इमेज भी डाली है मैंने। इनफैक्ट राम मंदिर आंदोलन का पुनर्निर्माण, राम मंदिर का पुनर्निर्माण, उसका आर्किटेक्ट अलग है। तो जो भी इंसिडेंट हो रहा है ना पूरे, एक तो इंडियन हिस्ट्री में, वो तो GS1 में पढ़ना है, बट उसमें यूपी कहाँ है, आर्ट एंड कल्चर, जो भी IAS का सिलेबस है, जो कुछ भी IAS में आ चुका है, अब उसका यूपी वर्जन तुम्हारे इस पेपर में आएगा। GS5 23 यूनिट है, और लगभग 150 से भी ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने इसमें शामिल किया। उन सब के ऊपर
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। सर डिस्प्यूटेड मैटर बहुत होते हैं, उनको कैसे देखें? जैसे राम मंदिर, संभल, योगी आदित्यनाथ, लव जिहाद, वक्फ बोर्ड, एंटी कन्वर्जन। अच्छा, गुड क्वेश्चन। देखो, राम मंदिर आंदोलन, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, बाबर ने तोड़ा, 500 साल से मूवमेंट चल रहा है, 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने इसको मूवमेंट के रूप में लिया और बीजेपी वालों ने इसको कैश कर लिया, एवरीथिंग, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। कोर्ट से फैसला आया, दुनिया का ये पहला फैसला था जिसमें हारे हुए पार्टी को भी कोर्ट ने लैंड जमीन दी, और ये डिसीजन टर्की के कोर्ट से लिया गया, वहां से हुआ। कैसे लिखोगे ये? संभल, हिंदुओं के भविष्य के कल की अवतार, तो कल की मूवी भी आ गई, शायद तुमने देखा भी होगा, उसको तोड़ा गया। बाबर ने खुद लिखा है कि मैंने इसलिए तोड़ा कि यहाँ पे जो भी हो एक्स वाई जेड। साफ दिख रहा है यूपी गवर्नमेंट एक्शन ले करके वहां पर उसको एक नया अयोध्या बना रही है, एवरीबडी नोन अबाउट इट। इसको कैसे लिखोगे? एंटी कन्वर्जन लॉ, अंग्रेज यहाँ पर कोई भला करने नहीं आए थे, उसी तरह मुगल्स भी यहाँ पर लूटने या राज करने नहीं आए थे, वो इस देश को कन्वर्ट करने आए थे। पुर्तगीज भी आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी आए, आफ्टर ऑल अंग्रेजों ने लगभग 200-300 साल तक कन्वर्ट कराने की पॉलिसी आई। 1932 तक भारत के 18 रियासतों में कन्वर्जन के ऊपर कानून बन चुका था। 1962 के बाद से 5 कमेटियों ने रिपोर्ट दिया है कि भारत में कन्वर्जन हो रहा है, फोर्सफुली हो रहा है, पैसे के बल पर हो रहा है, वगैरह वगैरह। आज 8 राज्यों में, 8 या 9 जो भी हो, एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंट है। हाई कोर्ट ने भी इसको एप्लीकेबल कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बनाने की मांग चल रही है। कैसे रोकोगे इसको? या क्या इस सच्चाई को लिख सकते हो कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बिलीव्स इन कन्वर्जन? क्या इस बात को लिख सकते हो कि ये मुगल और ये लोग कन्वर्ट कराने आए थे? प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें पहले हिस्ट्री के फैक्ट्स को जानना है, सारा टू द पॉइंट कंटेंट को पता होना चाहिए, और उसके बारे में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तुम जिस बॉडी के अंडर काम करने जा रहे हो या जिस गवर्नमेंट के साथ काम करने जा रहे हो, उसका एजेंडा किसी से छुपा नहीं। योगी आदित्यनाथ उग्र राष्ट्रीयता या फेमस हिंदुत्व, या टाइम मैगजीन के अनुसार कहे तो हिंदू टेरर, या भारत के नागरिकों के नजरिए से देखे तो बाबा जी या महाराज जी, इतनी असीम श्रद्धा। शायद आज पीएम के लेकर के चुनाव हो जाए तो मिस्टर पीएम मोदी से ज्यादा वोट इनको मिल जाए। तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, अब इसमें से तुमको सेलेक्ट करना है कि मुझे पढ़ना है क्या। और दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एंटी कन्वर्जन लॉ को रिव्यू करिए, तो उसमें 10 लाइन तुम्हें क्या लिखना है, ये क्लियर होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या नहीं लिखना। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, वक्फ बोर्ड जो कानून बन रहा है वो लैंड जिहाद से काफी मिलता जुलता है। कैसे लिखोगे? तो सारे डिस्प्यूटेड प्रश्न के ऊपर पहले तो तुम्हें थॉट्स क्लियर करना पड़ेगा, क्या जानना है ये क्लियर पढ़ना है, और क्या नहीं लिखना है ये थॉट्स क्लियर होना चाहिए। तब लिखोगे ना, तब एबव 70% मार्क्स आएंगे। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो उनको पूरी नॉलेज पता नहीं होता, दूसरा अगर वो द वायर देख रहे हैं, रवीश कुमार देख रहे हैं, तो उनका माइंडसेट डीवीएनजीपी हो जाएगा। हिंदी के अखबार पढ़ रहे हैं तो उनका माइंडसेट भाजपाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अलग कह रहा है। तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं ना कि हो क्या रहा है दुनिया में, या फिर उसमें से मुझे सेलेक्ट क्या करना है। और एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो आंसर राइटिंग में मैं खुद बताता हूँ कि आपके आंसर से एक ब्यूरोक्रेट्स झलकना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो मोर देन 5000 आईआईटीएंस पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भी यूपी का रिजल्ट आ गया है, मैक्सिमम बीटेक वाले हैं, लेकिन वो सब सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड टेक्निकल ही होता है, और इस चीज में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और क्या नहीं लिखना है ये तो पहले पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता लग गया ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो दो दो पंचवर्षीय योजना लग जाएंगे। यही अंतर है। पढ़ने में कहीं बच्चों की कमी नहीं है, अप्रोच नहीं पता, और टीचर आते हैं या कंटेंट आकर के न्यूज़ दे करके चले जाते हैं। उसको यूटिलाइज कैसे करना है, मैं तो अभी कह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश में कैसे वक्फ बोर्ड पर मूल्यांकन करें, या जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बस 10 लाइन कोई टीचर बोल के दिखाए और लिख के बच्चे दिखाते। देखो, कहीं ना कहीं वो सच, झूठ, बीजेपी, कांग्रेस, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म के भंवर में फंस जाएंगे। टीचर ही फंस जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे?
प्रॉब्लम बस ये है। तो जितने डिस्प्यूटेड टॉपिक्स हैं, पहले उस पे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। दूसरा, उसको पॉइंट्स में खुद लिखिए। तीसरा, अपने किसी मेंटोर या टीचर से डिस्कस करिए कि सर ये पॉइंट डालना है या ये नहीं डालना। और मैं बार-बार कहता हूँ कि आपका आंसर एक ब्यूरोक्रेट की तरह होना चाहिए, न कि एक जर्नलिस्ट या एनालाइज़र या ऑपोजिशन के लीडर की तरह। अगर इस फॉर्मेट पे काम किया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स अबव 30 या 40% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जैसे आप हमेशा ही बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। बैलेंस अप्रोच के अलावा भी और भी बहुत सारी कई चीज़ें हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एक होता है। आपको हर चीज़ को ऊपर से देखना है। समबडी से, कुछ लोगों ने कहा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जा रहा है। जनरली समाचार पत्रों में चर्चा है। एज़ एक्सपर्ट्स बिलीव। एज ए एक्सपर्ट कुछ लोगों का कहना है, मतलब आपके आंसर में, आपके स्टेटमेंट में ये लगना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपका, और यही चीज़ बच्चों में नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार, सुरक्षा जैसे कई टॉपिक समझ नहीं आते हैं, इसे कैसे पढ़ें? बाबा जी ने 10,000 इनकाउंटर कर दिया। अभी फिर न्यूज़ आई थी, योगी का तांडव शुरू होगा। ये देश के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल का थंबनेल है, जयपुर डायलॉग्स का। अब इसमें भी तुम्हें जानना है कि लास्ट 10 सालों में मिस्टर आदित्यनाथ या आपके सीएम या हमारे सीएम जो भी कह लो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन सा नियम पास किया? एटीएस बना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स बना, कितने इनकाउंटर्स किए, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को एफआईआर पे डाला गया। अब इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, होम मिनिस्ट्री, यूपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स निकालो, इंडिया गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स निकालो, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट निकालो, और जो मिस्टर आदित्यनाथ की आलोचना करने वाले उनको रिपोर्ट निकालो, सबको पॉइंट्स कलेक्ट करो और फिर उसमें पॉइंट आउट मेंशन। आपका अप्रोच इस लेवल का होना चाहिए, तभी आप लॉ एंड ऑर्डर पर टू द पॉइंट चीजें लिख के लेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन गायब रहती है, तो फिर आपका कंटेंट या आपका आंसर रिच कंटेंट के लेवल में कैसे आएगा? आपके आंसर से कैसे पता लगेगा? एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, योगी बाबा ने इलाहाबाद के डॉन को, माफ करिए, प्रयागराज के डॉन को ठोक दिया, यही लिख के चले आते हैं। क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की लैंग्वेज है? ठोक दिया, उड़ा दिया, बम मार दिया, जहर दे दिया, ये सब लिख के चले आते हैं। अरे वो जर्नलिस्ट की भाषा है। अब बच्चे इनोसेंट होते हैं कि वो न्यूज़ में जो पढ़ते हैं वही लिखाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पिछले 10 सालों में क्या हुआ, जो भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है, यूपी गवर्नमेंट जैसे इंडिया 2025, उसी तरह यूपी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सब कुछ यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर है। वहाँ जाइए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उसको अपने आंसर में इनपुट करिए। ये टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस भी किया है। पेज नंबर 23 या 24 पर ये कंटेंट है, आप देख सकते हैं। सर GS6 को कैसे समझ? ये भी बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। GS6, अब पूरा GS6 को देखो तो उसमें कुछ खास चीज़ें हैं। आई थिंक टॉपिक शायद 23 टॉपिक है या 21 टॉपिक है। 125 या 26 सब टॉपिक्स बनेंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर को निकाल दो तो बात ज्योग्राफी की है, बात इकोनॉमी की है, बात इन्वायरमेंट की है, या साइंस एंड टेक की है, या करंट इकोनॉमिक या डेवलपमेंट पॉलिसी की है, या जो भी यूपी गवर्नमेंट करती है, उन सब के ऊपर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो कुछ भी यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, बना रही है, उसके ऊपर भी एक आलोचनात्मक अप्रोच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेसवे बना, 3-4 जो भी एक्सप्रेस बने, पहली बार आया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सप्रेसवे। अब इसकी आलोचना अगर करनी हो तो कहाँ से पॉइंट्स निकालोगे? यूपी गवर्नमेंट ने 25 अपने हाईवे के प्रोजेक्ट्स को ट्रिपल पी मॉडल पे लॉन्च किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी के कुछ पॉजिटिव एंगल हैं, कुछ नेगेटिव। अब यूपी में कौन सी आलोचनाएं हो रही हैं, ये जानना है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। यूपी में कितने हैं, कहाँ बन रहे हैं? अलीगढ़, भट्टा परसौल, गाजियाबाद, कई जगह पर जमीन एक्वायर करने के लिए मूवमेंट चला, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बागवानी, सब जानते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट बागवानी के लिए क्या कर रही है, कौन से प्लान्स को एक्टिव कर रही है, इजराइल से कौन सा समझौता, जापान से हुआ है, जर्मनी से हुआ है, 23 देशों से एग्रीमेंट हुए हैं। मैंने तो कंटेंट देख के मैं सर पीट लिया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं बुक में, पहली बात। दूसरा, बागवानी पर 1200 शब्दों का कंटेंट है और लिखना है 120 शब्दों में, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और तुम इनोवेशन को ले लो, क्या कर रहे हैं इनोवेशन? अभी फॉरेन समिट हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसका क्या आया निचोड़?
ठीक उसी तरह एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो यूपी में कैसे देख रहा है? एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, मतलब अर्बनाइजेशन को हिंदी में क्या, शहरीकरण। अब शहरीकरण में यूपी के कितने ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में हैं और उनको लेकर के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है इलाहाबाद की? सॉरी, मेरे मुँह से इलाहाबाद निकल प्रयागराज की। क्या प्रॉब्लम है जो ऊपर से गंगा नदी जहाँ से बहती है कि जितने सिटीज़ हैं उसके लिए रिपोर्ट आई है। जैसे आज यमुना को साफ करके उसमें बोटिंग करने के लिए दिल्ली की रिपोर्ट आई। आज शायद 1 मार्च है। ठीक उसी तरह यूपी पे क्या हो, मतलब पूरी निगाह यूपी पर होनी चाहिए। यूपी की पूरी इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की एनवायरनमेंट, यूपी का क्लाइमेट, यूपी का एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट पॉलिसी या यूपी की करंट डेवलपमेंट पॉलिसी, इन सब के ऊपर एक तो कंटेंट और दूसरा टू द पॉइंट अप्रोच और तीसरा एनालिटिकल व्यू, ये होना चाहिए। अब देखो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, चाइना के मॉडल से आया है। पूरे चाइना में 14 या 40 इकोनॉमिक जोन है, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। भारत में 400 हैं और यूपी में 50 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। बस ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं और ज़मीनों के ऊपर बिल्डिंग बना-बना के बेचा जा रहा है। 4 साल पहले ये प्रश्न आ चुका है। आखिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आलोचना क्यों हो रही है? लिख तो नहीं सकते ना, मायावती ने लूट लिया, मुलायम जी ने खा गए, बाबा ने ऐसे कर दिया। नहीं, यही ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है कि आप ऑब्जर्व करिए कि देश में, राज्य में क्या हो रहा है और जो भी सिलेबस है उससे जुड़े हुए कोई भी न्यूज़ आ रही हैं, उनके ऊपर अपने ओवरव्यू को बरकरार रखिए। जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या कर रही है, फिशिंग के लिए क्या कर रही है, एनिमल हस्बेंड्री में भी कुक्कुट पालन है, उनके लिए क्या उन्होंने किया, विधिवत सिलेबस है। दुग्ध उत्पादन के लिए क्या किया, मधुमक्खी पालन के लिए क्या किया। मैं तो पढ़-पढ़ के ना सर पीट लिया कि भाई इतनी छोटी-छोटी चीज़ें और पूछते हैं। हाँ जी। कुक्कुट पालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी करे। बच्चा अब मुर्गी पालन पढ़ेगा। अब मुझे तो कभी-कभी डाउट होने लगता है कि एक एसडीएम मुर्गी पालन पढ़ के क्या करेगा और यूपी वाले क्या ना पढ़ाएँ। अब चूँकि मेरी जन्म, परवरिश सब कुछ इलाहाबाद, माफ़ करिए, प्रयागराज में हुई है। उसी की मिट्टी मेरे अंदर है, तो वहाँ का एक माइंडसेट भी मुझे पता है और यही चीज़ें किताबों में छप गई। यही कारण है कि मेंस की एक भी स्टैंडर्ड बुक इलाहाबाद से, माफ़ करिए, प्रयागराज से प्रिंट नहीं होती। सारे बच्चों को रटंत, घुटंत और लिकंत बना करके छोड़ रखा है इन्होंने। पीटी के फैक्ट रट लिया, बच्चे खुश हो गए, वाह! अब तो पीटी के फैक्ट भी रिपीट नहीं होते, इस बार का पेपर देख के लग गया। जी, अब इस ट्रेंड जो बदलाव हुए हैं, अगर इस चीज़ को भी नहीं देखा और नहीं सँभले, तो फिर एक नई पंचवर्षीय योजना खपने को तैयार हो जाए। बातें समझ में आ गई? कुछ और पूछना चाहते हैं? थैंक यू। मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर बेनिफिट करेगी। थैंक यू सो मच।